हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था। जेपीएससी के सिलेबस में ये स्पेशली मेंशन किया गया है और इन सभी से एक क्वेश्चन रहता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। अब इसमें जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जो है, इनके जो पोस्ट हैं, जैसे कि पाहन, महतो, मुंडा, है ना, पनभरा, पुजार, तो ये सब जो नाम है, दीवान, ठाकुर, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा वर्ड किस शासन व्यवस्था के लिए है, उसका काम क्या है। तो यहीं पर जो है आप कंफ्यूज करते हैं। इसका बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर आप जो ये 6 जनजातीय शासन व्यवस्था देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और पढ़ना होता है जिसमें छोटे सभी जनजातीय शासन व्यवस्था को कंबाइन करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी साइड करते हैं। ये मुख्य 6 हैं, ठीक ना। तो इन्हें जब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी का जो है क्वेश्चन, ठीक है, इन सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू। एक ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले जब इन सब शासन व्यवस्था को पढ़ा दिया जाएगा तो एक लेक्चर जो है लिया जाएगा। उसमें क्या होगा, इन सभी शासन व्यवस्था में क्या समानताएं हैं, मतलब आपको जो है इसमें कंपेयर करके बताया जाएगा। जैसे कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, सिमिलरिटीज क्या है, ये सब कुछ बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक पोस्ट है, उस एक पोस्ट का नाम अगर मुंडा शासन व्यवस्था में आता है, उसी पोस्ट का नाम दूसरे शासन व्यवस्था में आता है, तो वहां पर जिक्र किया जाएगा कि इसी पोस्ट से अलग अलग फंक्शन आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जनजातीय शासन व्यवस्था में। तो ये कब पढ़ने में अच्छा लगेगा? जब आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इन सबको पढ़ाने के बाद ही वो जो लेक्चर है कंपेयर करने वाला, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो डाउट होगा, हालांकि अभी से ही सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कंसेप्चुअल कर लेंगे सभी शासन व्यवस्था का। उसके बाद एक कंपैरिजन वीडियो होगा जिसमें सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, ओके, कंपेयर करके बताया जाएगा। और फिर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था से। ओके, मुंडा शासन व्यवस्था, चलिए। अच्छा, इसमें जब भी इसकी शुरुआत होती है तो एक क्वेश्चन अराइज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, पार्लियामेंट, संसद का नाम बताएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे झारखंड के घने जंगलों में आज से हजारों साल पहले ही एक ऐसा शानदार और 3 टियर सेल्फ गवर्नेंस मॉडल बन चुका था, जो आज के पंचायत सिस्टम को भी टक्कर देता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था की। तो इसको हम लोग जो है काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कहानी है वो शुरू होती है 600 ईसा पूर्व। मतलब कि अभी जो है 2000 वर्ष, और फिर आपको जो है 600 साल पहले जाना है ना। तो 600 ईसा पूर्व जब मुंडा जनजाति ने झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में कदम रखा। अब जब वो यहाँ पर आए थे तो पूरा का पूरा जंगल वाला एरिया था, है ना। ये मेहनती लोग थे। इन्होंने क्या किया, ये जो वीरान जंगल है, इन जंगलों को इन्होंने काटा, जमीन को समतल किया और पहली कृषि योग्य भूमि तैयार की। ठीक है, सफाई, साफ सफाई करके पहली जो है कृषि योग्य भूमि तैयार की। इसी नई तैयार जमीन को कहा गया खूंट कट्टी भूमि। इसी को क्या बोला गया? खूंट कट्टी भूमि। और लोगों ने जिन साहसी मूल लोगों ने इसे बसाया, वो कहलाए खूंट कट्टीदार। वो क्या कहलाए? खूंट कट्टीदार। मुंडा भाषा में खूंट जो होता है, खूंट का अर्थ होता है परिवार या वंश। ओके, अब जब गांव बस गए, संपत्ति बन गई,
तो उसकी रक्षा और समाज को चलाने के लिए नियम कानून भी चाहिए। तो इन्हीं खूंटकटीदारों ने अपनी पंचायत व्यवस्था बनाई, जिसे हम अभी आज मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। ओके, इसे क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इसे समझने के लिए आप क्या कीजिए, आप जो है इमेजिन कीजिए पिरामिड, उसको थ्री टीयर सिस्टम में बांटिए इस तरह से। एक पिरामिड है, सबसे नीचे, है ना, सबसे जो छोटी इकाई है इस ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम स्तर पर है, और इसे बोलते हैं हातू। हातू क्या है? गांव का नाम है। ठीक है, हातू क्या है? गांव का नाम है। आप जो है बुक को भूल जाइए, आप क्या पढ़ते नहीं पढ़ते, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्लियर? तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है ग्राम स्तर पर, ये सबसे छोटी इकाई है, इसका नाम क्या है? हातू। इसका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? मुखिया क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। मुंडा का अर्थ, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मुंडा का जो अर्थ है वो विशिष्ट व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रमुख, ये इसका मतलब होता है। विशिष्ट व्यक्ति मतलब क्या? ये जो अगर हम किसी को बोलते हैं मुंडा, मतलब वहां पर एक तरह से ये डिफाइंड हो रहा है कि किसी पोस्ट को ये धारण कर रहा है। जैसे कोई राजा है, राजा अगर घूमने के लिए निकला है तो उसको कोई बोलेगा राजा साहब क्या हाल है, तो राजा एक नाम भी होता है ना। उसी तरह से मुंडा जनजाति भी है, जनजाति का नाम भी है, और मुंडा एक पोस्ट भी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो है प्रमुख है, गांव का प्रधान है, ये विशिष्ट व्यक्ति है। तो मुंडा का अर्थ होता है, ओके, विशिष्ट व्यक्ति, गांव का राजनीतिक प्रमुख। ओके, ये जो पद है ये वंशानुगत होता है, याद रखना, ये पद क्या होता है? वंशानुगत, मतलब पिता के बाद पुत्र। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है लगान वसूलना और गांव में शांति बनाए रखना। ठीक है, ये हो गया ग्राम स्तर पर। उसके बाद दूसरा लेवल आता है जिसको बोलते हैं पट्टी। ठीक है, पट्टी क्या होता है? जब 10 से 15 गांव, मतलब 10 से 15 हाथू मिल जाते हैं तो एक पट्टी बनती है। ठीक है, 10 से 15 गांव या हाथू जब मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पट्टी बोलते हैं। और इसका जो बॉस होता है, इसका जो हेड होता है, वो क्या कहलाता है? मानकी कहलाता है। ठीक है, और ये पद भी वंशानुगत है, मुंडा भी वंशानुगत है, मानकी भी वंशानुगत है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दो या दो से अधिक गांवों के बीच के झगड़े या विवादों को सुलझाना। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है कि मुंडा और मानकी में डिफरेंस क्या है। देखिए, मुंडा जो है, मुंडा कह रहे हैं या फिर हाथू मुंडा कह रहे हैं, एक ही है। ठीक है, हाथू क्या होता है? गांव होता है, ग्राम प्रधान। सॉरी, ग्राम हो गया, ग्राम को बोलते हैं या गांव को बोलते हैं हाथू। ओके, तो मुंडा या हाथू मुंडा, तो गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख है। कौन है ये? मुंडा है। काम क्या है इसका? लगान वसूलना, शांति बनाए रखना, और इसका पद क्या है? वंशानुगत है। मानकी क्या है? जब 10 से 15 हाथू या गांव को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं पट्टी, और उसी पट्टी का प्रमुख हेड होता है मानकी। इसका काम क्या होता है? दो या दो से अधिक गांवों के बीच के विवादों को सुलझाना। ये पद भी वंशानुगत होता है, ये पद भी वंशानुगत होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग तीसरे पड़ाव पे। ये जो तीसरा लेवल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा हुआ है ना, ये होता है इस तरह से, पढ़ा ऐसा लिखाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट करेक्ट जो है कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत कुछ टाइप करना पड़ता है ना। तो पढ़ा को क्या लिखना है? पढ़ा लिखना है। ओके, तो तीसरा लेवल है, ये सर्वोच्च स्तर है, सबसे ऊपर वाला यूनिट है ये। ठीक है, कई पट्टियों को या फिर 12 से 20 गांवों को, याद रखिएगा, 12 से 20 गांव या कई पट्टियों को मिलाकर जो है ये पढ़ा का निर्माण किया जाता है। ओके, और ये क्या है? मुंडाओं की सुप्रीम कोर्ट है ये, मुंडाओं की सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, कार्यपालिका है, सब कुछ यही है ना, सब कुछ जो है यही है। इसको बोलते हैं, इसका जो हेड है, इसके हेड को बोलते हैं पढ़ा राजा। जहां पढ़ा लिखा हुआ है इसको पढ़ा बोलना है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं पढ़ा, ठीक है, तो ये विधायिका भी है, कार्यपालिका भी, मतलब काम भी करवाएगा। ओके, ये कानून भी बनाएगा,
काम भी करेगा और ये फैसला भी सुनाएगा, न्यायपालिका भी है, तीनों स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। सबसे ऊंचा पोस्ट होता है ये मुंडा शासन व्यवस्था में। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो है ये निर्वाचित होता है, ठीक है, ये इलेक्टेड होता है। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वो क्या था, वो था वंशानुगत। तो ये वंशानुगत नहीं है, ये निर्वाचित है। ओके, और यही कारण है कि इसे महान गणतांत्रिक रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं। जिस सिस्टम का हेड चुनाव से जाता हो, निर्वाचित होता हो, उसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। जैसे कि इंडिया, इंडिया का हेड प्रेसिडेंट होता है। क्या प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है भारत में? बिल्कुल होता है। तो भारत में प्रेसिडेंट जो है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनका चुनाव होता है, इसलिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओके, तो इसीलिए मुंडा शासन व्यवस्था ये एक गणतांत्रिक व्यवस्था थी। ओके, क्योंकि इसका जो सर्वोच्च हेड था उसका इलेक्शन होता था, उसका क्या होता था, इलेक्शन होता था। ठीक है, अब ये जो पढ़ा राजा है, ये जो पढ़ा राजा है, इतने सारे पोस्ट इसको संभालने हैं ना, विधायिका का भी काम करना है, कार्यपालिका का भी काम करना, न्यायपालिका का भी काम करना है। तो पढ़ा राजा अकेला तो काम करेगा नहीं, उसकी एक पूरी कैबिनेट होती है, जिसे याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, शुरुआत करते हैं ठाकुर से। क्यों? क्योंकि ठाकुर जो होता है ये राजा का चीफ असिस्टेंट होता है, मुख्य सहायक होता है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपके पास रहेगा, आप इससे रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो उससे भी याद हो जाएगा ये सब। तो पढ़ा राजा का पहला असिस्टेंट कौन हो गया? ठाकुर। ये चीफ असिस्टेंट है, मुख्य सहायक है। ओके, उसके बाद दीवान। दीवान क्या होता है? ये राजा का मंत्री होता है, जो आदेश लागू करवाता है। ठीक है, ये राजा का मंत्री होता है, मिनिस्टर होता है। फिर पांडे, ये क्लर्क की तरह काम करता है, पंचायत का ये क्लर्क होता है, जो सारे डॉक्यूमेंट को संभाल करके रखता है, दस्तावेज का रख रखाव करता है। ठीक है, फिर होता है बरकंदाज और दरोगा। बरकंदाज क्या है? ये सिपाही या गार्ड समझ लीजिए, है ना, गार्ड या सिपाही। पंचायत का सिपाही होता है, पंचायत का ये गार्ड होता है। दरोगा क्या होता है? ठीक है, जब सभा की कार्यवाही चल रही होती है तो उसका नियंत्रण किसके पास होता है? दरोगा के पास होता है। भीड़ को कंट्रोल करना है ना, सबको बैठाना है, ये दरोगा का काम होता है। ओके, तो ये हो गया दरोगा। ओके, इसके बाद एक होता है लाल। ये क्या है? पंचायत का वकील है, ये बहस करता है ना, ये लाल हो गया। और जो जनता है, मतलब जो गांव के लोग हैं, वो क्या कहलाता है? प्रजा। गांव के जो लोग हैं, ये क्या कहलाता है? ये प्रजा कहलाता है। ओके, अब ध्यान रखिएगा कि ये जितने अधिकारी का आप नाम देख रहे हैं, है ना, जितने अधिकारी का, ठाकुर, दीवान, पांडे, लाल, बरकंदाज, ये सब, ठीक है, तो ये सब जो है राजा के अधीन काम करते हैं और समाज सेवा के रूप में काम करते हैं। समाज सेवा के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है, इन्हें कोई वेतन जो है नहीं मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए, सहयोग की भावना। राजा और अधिकारी समाज सेवा के रूप में कार्य करते हैं, इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। ओके, इसके बाद जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे कि ये आप देखिए, ये ग्राम स्तर की जो कुछ भूमिकाएं हैं, इसको समझना है। अभी हम लोगों ने देखा, जो गांव का प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? मुंडा बोलते हैं। ठीक है, गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं? पाहन बोलते हैं। गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? पाहन बोलते हैं। ये सरहुल, कर्मा, ये सब जो ऑर्गेनाइज करवाता है, शादी करवाता है। ठीक है, और पाहन का जो असिस्टेंट होता है उसको बोलते हैं पुजार या पनभरा। पुजार या पनभरा, ये पाहन का असिस्टेंट है। ठीक है, गांव में जो मैसेंजर का काम करता है, संदेश वाहक का काम करता है, मतलब कोई सूचना है उसको घर घर पहुंचाना है, ये काम किसका होता है? महतो का होता है। ये काम महतो का होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसका काम क्या होता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि सूचनाएं पहुंचाने का काम मुंडा शासन व्यवस्था में किसका होता है। ठीक ना, तो जितने पॉइंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इन सबसे। ओके, ये है। उसके बाद दो तरह की भूमि,
बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, डाली कटारी क्या होता है, भूत केता क्या होता है ना। तो जमीन को लेकर के ये दो नाम आपको याद रखने हैं। कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये कभी कभी, लेकिन सिंपल सा चीज है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पाहन को दी जाने वाली जो टैक्स फ्री जमीन है, पाहन को दी जाने वाली टैक्स फ्री जमीन, ये डाली कटारी ये कहलाता है। ठीक है। और गांव को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जो विशेष पूजा की जाती है, जो विशेष पूजा होती है, उसके लिए दी गई जमीन भूत खेता कहलाता है। तो नाम से लग रहा है भूत खेता है ना, थोड़ा सा जो है भूतों को भगाने के लिए, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, उससे बचाने के लिए जो जमीन दिया गया वो क्या है, भूत खेता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डाली कटारी है और ये जो भूत खेता है, भूत खेता, इसके लिए आपको याद रखना है कि सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 8 मतलब सेक्शन 8 के तहत मुंडारी खूंट कट्टीदार के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। ओके। देखिए, कोई भी शासन व्यवस्था है उसे सीएनटी एक्ट से जोड़ करके आपको बताया जाएगा। अगर कोई लैंड एक्ट है तो उसे जोड़ करके बताया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप सारी पुस्तकों को भूल जाइए, यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से आप सुनिए। ठीक है। तो एक कनेक्शन ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो अभी पेशा एक्ट लागू हुआ है तो 1996 का, भले ही अभी लागू हुआ है। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो ग्राम सभा है तो ग्राम सभा को पावरफुल बनाता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के मैनेजमेंट पर जो है अधिकार देता है। ठीक है। लैंड ट्रांसफर पर अधिकार देता है। तो ये दो एक्ट से थोड़ा सा ये पावरफुल हो जाता है। ओके। दो एक्ट से जो है ये पावरफुल हो जाता है। ओके। तो यहां पर कुछ और चीजें आपको समझनी है। देखिए, ये जहां जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो स्पेशली मेंशन करके आपको बताया गया है। जैसे कि मुंडा शासन और मानकी। ठीक है। ऐसा लगता है कि जो मुंडा शासन व्यवस्था है और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है वो एक ही है, लेकिन एक नहीं है। मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा जनजाति की है, जबकि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या मानकी मुंडा शासन व्यवस्था ये हो जनजाति की है। ठीक है। उसके बाद मुंडा और पाहन का जो कार्य है वो अलग अलग होता है। मुंडा क्या है, ये प्रशासनिक प्रमुख है, जबकि पाहन धार्मिक प्रमुख है। ठीक है। पनभरा और महतो, पनभरा का काम क्या है, ये पाहन का सहायक है, पूजा करवाता है, जबकि महतो क्या है, ये मुंडा का सहायक है, ये मैसेंजर है। ओके। सभी पद वंशानुगत है नहीं, दो पद जो है ये वंशानुगत है। कौन कौन सा, मुंडा, ग्राम स्तर पर मुंडा, पट्टी स्तर पर मानकी, बस यही वंशानुगत है। इसके अलावा जितना पोस्ट है, जैसे पढ़ा राजा, इसके जो स्टाफ है, अधिकारी हैं, दीवान लाल, ये सब क्या है, निर्वाचित है। ओके। तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो है डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी सिस्टम है। क्यों, सर्वोच्च जो है इसका प्रमुख पढ़ा राजा, और जो अधिकारी हैं वो चुने जाते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिपब्लिक सिस्टम है। ओके। दूसरा, पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि जो ऊंचे पोस्ट होते हैं वहां पर महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ओके। तीसरा, अधिकारियों को कोई वेतन नहीं मिलता है, समाज सेवा की भावना होती है। ओके। और इसे भारत की सबसे पुरानी सुशासन व्यवस्थाओं में गिना जाता है। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद चार इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, वो आपको याद रखना है। कौन कौन से, अखरा, सरना, शासन और गीतियोड़ा। ठीक है। अखरा क्या होता है, पंचायत की बैठक और सांस्कृतिक नृत्य का ये मुख्य केंद्र है, जहाँ पर पंचायत की बैठक होती है, जहाँ कल्चरल इवेंट होते हैं। कहाँ होते हैं ये, अखरा में होता है। सरना ये क्या है, यहाँ ये पूजा स्थल है, ग्राम देवता का निवास है, ये सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है। उसके बाद शासन, ये क्या है, ये शमशान आप समझ लीजिए, जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है। शवों को जहाँ दफनाया जाता है और उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, उसको बोलते हैं शासन दिरी। कब्रों पर रखे गए बड़े पत्थर, इसको क्या बोलते हैं, शासन दिरी बोलते हैं। ओके। गीती ओड़ा ये क्या है, ये युवा गृह है। गीती ओड़ा क्या है, ये युवा गृह, जहाँ कल्चरल ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जहां अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये कोई पॉइंट छूट गया है ना, या फिर कंफ्यूजन हो रहा है,
तो चिंता मत कीजिए, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब कंपैरिजन किया जाएगा सभी चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है? चलिए, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, बस ऐसे ही रिवीजन के लिए, है ना? बाकी जो है 25 से 30 क्वेश्चन वो हम लोग बाद में करेंगे। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मुंडा शासन व्यवस्था में लाल का कार्य क्या होता है? ये वकील होता है, बहस करना। ओके। शासन देरी का संबंध मुंडा समाज में किससे है? कब्रगाह पर रखे गए पत्थर से है। ओके। मुंडा जनजाति में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? महतो करता है। गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? भूत खेता। ओके। पाहन को दी जाने वाली भूमि किसके लिए? ध्यान रखिएगा, भूत प्रेत के लिए, है ना? अगर बोला जाएगा कि पूजा के बदले टैक्स फ्री जमीन दिया गया है, ठीक ना, तो डाली कटारी, जैसे ही भूत प्रेत आत्मा ये सब का नाम आएगा तो आप आंसर करेंगे भूत खेता। ओके। हुंडा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी जो पढ़ा राजा है और उनके अधिकारी वो क्या होते हैं? वो इलेक्टेड होते हैं। लेकिन सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च है पढ़ा राजा। ओके। और मुंडा मान की ये क्या है? वंशानुगत है। बस यही दोनों वंशानुगत है, बाकी सभी इलेक्टेड है। ठाकुर भी इलेक्टेड है, लेकिन सबसे सर्वोच्च बोला जा रहा है ना, तो पढ़ा राजा इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ा। ओके। एक पेज का छोटा सा और रिवीजन करते हैं हम लोग। देखिए, ढांचा क्या है इसका? 3 लेयर का है। ग्राम जिसको हाथू बोलते हैं, फिर पट्टी 10 से 15 गांव, और पढ़ा, है ना, 12 से 20 गांव इसमें आ जाता है। ये सर्वोच्च पंचायत है। प्रमुख हाथू का मुंडा हो गया, पट्टी का मानकी हो गया, पढ़ा का पढ़ा राजा हो गया। ये इलेक्टेड होता है। ध्यान रखिएगा, ये पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, है ना? तो इतना आप समझ सकते हैं, जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? धार्मिक वाले देख लेते हैं। पाहन क्या होता है? धार्मिक प्रमुख होता है, इसका असिस्टेंट पनभरा होता है। अधिकारी कौन कौन है? लाल, ठीक है, वकील होता है ये। पांडे क्लर्क होता है। महतो संदेश वाहक होता है। स्थल अखरा बैठक जहां होता है, जहां कल्चरल इवेंट होता है। सरना जहां जो पूजा स्थल है। गीतियोड़ा युवा गृह है। ओके। और शासन देवी जहां शवों को दफनाया जाता है। सीएनटी एक्ट का आपको याद रखना है, सेक्शन 8 है ना, सेक्शन 8 जो है ये खूंटकट्टीदारों की रक्षा करता है। बस ये कंप्लीट हो गया मुंडा शासन व्यवस्था। इसी तरह से बाकी 5 शासन व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये पीडीएफ आप जो है ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।